गुड मॉर्निंग क्लास। अब तक हम लोग ब्रह्मांड, गैलेक्सी, तारामंडल और तारों के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तारे के जन्म एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे, बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ ए स्टार। थोड़ा सा गैलेक्सियों के बारे में जान लेते हैं। गैलेक्सी क्या है? तो जो तारे हैं इनके समूह, झुंड को ही हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। एक गैलेक्सी में 100 अरब से भी ज़्यादा तारे होते हैं। तो अगर हम लोग गैलेक्सियों में देखें तो क्या होगा? तो 98% गैलेक्सियों में 98% क्या हैं? तारे हैं। बाकी बच गए 2%, वो क्या हैं? तो 2% विरल हाइड्रोजन गैस है एवं धूलकण है। ठीक है, तो गैलेक्सियों में क्या है? तो 98% तारे हैं और 2% विरल हाइड्रोजन गैस एवं धूलकण है। गैलेक्सियों के इसी विरल हाइड्रोजन गैस के पुंज को हम लोग कहते हैं निहारिका या नेबुला। कोई दिक्कत नहीं। तो निहारिका या नेबुला क्या हुआ? तो निहारिका या नेबुला विरल हाइड्रोजन के गैसीय पुंज हुए। विरल हाइड्रोजन के गैसीय पुंज, निहारिका या नेबुला क्या हुआ? विरल हाइड्रोजन के गैसीय पुंज। सभी तारे अपने शुरुआती अवस्था में निहारिका के रूप में रहते हैं। ठीक है, यहीं से तारों का जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है। कहाँ से? निहारिका से। इसलिए निहारिका को तारों का जन्म स्थान भी बोलते हैं। ठीक है, या इसे ब्रह्मांडीय नर्सरी भी कहा जाता है। क्यों इसे ब्रह्मांडीय नर्सरी या तारों का जन्म स्थान कहा जाता है? तो इसलिए क्योंकि जितने भी तारे रहते हैं अपने शुरुआती अवस्था में इसी रूप में रहते हैं, निहारिका के रूप में रहते हैं। यहीं से तारों का जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए निहारिका को तारों का जन्म स्थान या ब्रह्मांडीय नर्सरी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम लोग क्या देखें कि जितने भी तारे हैं शुरुआती अवस्था में निहारिका के रूप में होते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होगा? अभी सिर्फ आप लोग ये समझिए कि निहारिका से क्या बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, फिर कब इसका कैसे तारा बन जाएगा। ये देखिए, प्रक्रिया पूरा हम डिटेल में बाद में समझाएंगे। ठीक है, अभी आसान एकदम शॉर्ट में देखिए, उसके जस्ट बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। निहारिका जो है ये विरल गैस होता है। इसके गैस जब संघनित होने लगते हैं, जब संघनित होने लगते हैं तो संघनित होकर क्या बन जाते हैं? ये एक बादल का रूप ले लेते हैं। संघनित होने से बादल का रूप, इसको बोलते हैं ऊर्ट बादल। ऊर्ट बादल या ऊर्ट क्लाउड है ना। ऊर्ट बादल का रूप ले लेते हैं संघनित होकर। और जब ये ऊर्ट बादल का रूप ले लेते हैं तो इनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। ये ऊर्ट बादल का रूप ले लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इनका आकार क्या होता है? बहुत बड़ा हो जाता है। और जब आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो इनमें गुरुत्वाकर्षण बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण ये अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ने लगते हैं। कौन? ऊर्ट बादल। और जब ये सिकुड़ने लगते हैं, इनका संकुचन होने लगता है। इनका क्या होने लगता है? संकुचन, सिकुड़न होने लगता है, सिकुड़ने लगते हैं। तब ये किस रूप में बदल जाते हैं? जब संकुचन शुरू हो जाता है तो ये बन जाते हैं आपका आदि तारा। जब इसमें संकुचन शुरू हो जाता है तो ये बन जाता है आदि तारा। कौन? ये ऊर्ट बादल आदि तारा का रूप ले लेता है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटो स्टार। अब आदि तारा बनने के बाद भी ये तारा नहीं बना है, इसलिए आदि तारे में भी चमक नहीं होती, प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है। प्रकाश ये उत्सर्जित करेगा तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। आदि तारा ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, क्योंकि ये आदि तारा में प्रकाश होता ही नहीं है। तो इट डज नॉट इमिट लाइट। अब क्या होता है आदि तारा?
आदि तारा में जो ये संकुचन ऊर्ट बादल से होता है, में होना शुरू होता है, उस संकुचन के कारण आदि तारा बनता है। और आदि तारा बनने के बाद भी इसका संकुचन जारी रहता है, आगे भी संकुचन चलता रहता है, तो और ज़्यादा संकुचित हो जाता है और संकुचन होता है इसमें। इसके बाद जैसे ही संकुचन और ज़्यादा होता है तो ये तारे का रूप ले लेता है। अब ये आदि तारा से क्या बन जाता है? तारा, स्टार। यानी इस प्रकार एक तारे का जन्म हो गया, एक तारा बन गया, यानी एक तारे का जन्म हो जाता है। कहाँ से शुरू हुआ था? तो निहारिका के रूप से ये तारा बनना शुरू हुआ था और यहाँ पर जाके तारा बनता है। ये निहारिका से कई स्टेज, 3 स्टेज पार कर गया, तब जाके चौथा स्टेज में तारा बना। अब जब ये एक बार तारा बन जाएगा तो ऐसा नहीं है कि इसका खत्म हो गया कहानी। कोई बच्चा अगर जन्म लेता है, आप खुद देखिए, तो क्या होता है? पहले वो बच्चा रहता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर किशोर होता है, फिर जवान होता है, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्ध यानी बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद अंत में मर जाता है। कोई भी बच्चा का यही गति है, या किसी भी चीज़ का जन्म लेने वाला ऐसा ही होता है। तो तारा का भी जन्म हो गया है, तो ये भी इसी तरह से अपनी अवस्थाएं बदलेगा, कई अवस्थाओं में जाएगा और उसके बाद अंत में इसका भी मृत्यु हो जाएगी। तो चलिए, ये तारा का जन्म हो गया। इस तारे को प्रकाश और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो याद रखिएगा, तारे को ऊर्जा अभी हम बताए थे, तारे को ऊर्जा या प्रकाश मिलती है हाइड्रोजन से। तारे का ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन। तो अब जब ये तारा बन गया है तो इसका हाइड्रोजन अभिक्रिया कर रहा है। तारे में क्या होता है? नाभिकीय संलयन। लिख देते, अच्छा बाद में लिखेंगे या लिख ही देते हैं, नाभिकीय संलयन शुरू हो गया इसमें, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, न्यूक्लियस फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो गया। जब तारा का जन्म हो गया तो इस तारे में न्यूक्लियस फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो गया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो गया और हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलने लगा। ठीक है, 4 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम बनाने लगा और इसी के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा से तारे को प्रकाश और ताप मिलता है। तो तारे को ऊर्जा कहाँ से मिलती है और ताप और प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो हाइड्रोजन का संलयन के फलस्वरूप मिलता है। तो हाइड्रोजन इसका क्या हो गया? ईंधन। तो तारे का ईंधन पूछा जाए आपसे, तारे का ईंधन, तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। और यह हाइड्रोजन कैसी अवस्था में है? ठोस में है, द्रव में है या गैस में है? तारे में तो ना ठोस, द्रव, ना गैस, ये तीनों में नहीं है, ये चौथी अवस्था में है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था या प्लाज्मा स्टेज। तो ये प्लाज्मा अवस्था में है। प्लाज्मा अवस्था क्या बताए थे? तो पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस के बाद अगर गैस को और गर्म किया जाए तो इसके परमाणु जो हैं हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन के आयन में बदल जाएगा और पदार्थ अपनी चौथी अवस्था को प्राप्त कर लेगा, प्लाज्मा अवस्था को। ठीक है, तो प्लाज्मा अवस्था क्या है वो आप लोग समझ गए, ज़्यादा गर्म करने पर गैस को प्लाज्मा अवस्था। अब ये तारा जो है, इसका यहाँ पे तारे में क्या चल रहा है? संलयन अभिक्रिया चल रहा है, जिसके कारण इसका हाइड्रोजन प्रयोग में आ रहा है और धीरे धीरे हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या में बदलता है? संलयन अभिक्रिया में, हीलियम में। तो धीरे धीरे इसका हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। सारा हाइड्रोजन अभिक्रिया करके हीलियम में बदल जाए तो सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए, जब इसका हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा, यानी इसका ईंधन खत्म होने लगेगा, तो इसमें फिर से एक बार बदलाव होगा। वो बदलाव क्या होगा? तो ये 2 तरह का बदलाव करेगा। पहला कब? जब इसका हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, 95% से भी ज़्यादा हाइड्रोजन इस्तेमाल हो जाए, 95% से भी ज़्यादा हाइड्रोजन खत्म हो जाए, तब ये तारा अपना रूप में फिर से परिवर्तन करना शुरू कर देगा। और कैसा परिवर्तन करेगा? तो 2 तरह का। पहला परिवर्तन ये करेगा, हाइड्रोजन खत्म, ईंधन खत्म होने पर, ईंधन खत्म नहीं, ईंधन 0 नहीं होगा, याद रखिएगा, ईंधन 0 नहीं होगा, लेकिन ईंधन लगभग खत्म हो जाएगा, 95% से भी ज़्यादा। तब ये अपना रूप बदलेगा और 2 तरह का परिवर्तन अपने में करेगा। पहला तो ये अपना आकार बहुत बड़ा कर लेगा, तारा अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया,
और दूसरा परिवर्तन ये करेगा कि अपना रंग भी बदल लेगा और रंग कर लेगा लाल। तो हम लोग क्या देखें, ये अपना पहला परिवर्तन रंग में परिवर्तन किया और लाल हो गया। दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि इसका आकार काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लाल दानव तारा। लाल दानव तारा या रक्त दानव तारा भी इसको बोलते हैं। लाल या रक्त एक ही चीज है। इसको क्या बोलेंगे, रेड जायंट स्टार। अभी सिर्फ आप लोग देखिए कि तारा क्या क्या हो रहा है। अभी आप लोग को ये नहीं देखना है कि यहाँ से यहाँ कैसे बना, वो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिंपल वे में देखिए। अब लाल दानों तक तो सभी तारे आएंगे, लाल दानों तक सारा तारा आएगा। कोई भी तारा का अगर जन्म हुआ है तो वो लाल दानव बनेगा ही बनेगा। तो हमारा सूरज भी लाल एक तारा है, तो एक ना एक दिन ये भी लाल दानव बनेगा। अभी नहीं बना है, अभी सूरज इस अवस्था में है, तारे की अवस्था में है ना, अभी युवा है, जवान है। जब ईंधन खत्म होने लगेगा सूरज का, बूढ़ा होने लगेगा, तब वो लाल दानव में बदल जाएगा। ईंधन खत्म होने लगेगा तो तारा कब बनेगा, मतलब हमारा सूरज कब लाल दानव बनेगा, तो सूर्य 5 अरब वर्ष के बाद, 5 अरब वर्ष बाद क्या बन जाएगा, लाल दानव बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 अरब वर्ष के बाद। अब लाल दानव के बाद तारे में क्या होगा, लाल दानव के बाद क्या बनेगा, तो लाल दानव तारे के बाद तारे 2 रास्ते जाएंगे। इसके बाद तारे 2 रास्ते जाएंगे, कुछ तारे इस रास्ते पे चले जाएंगे और क्या बन जाएंगे, तो श्वेत वामन बन जाएंगे। लाल दानव के बाद कुछ तारे श्वेत वामन बन जाएंगे। और कुछ तारे में आप जान लीजिए छोटे तारे, जो छोटे तारे होंगे वो श्वेत वामन बन जाएंगे। और उसके बाद फिर तारा श्वेत वामन के बाद काला वामन बन जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि तारा लाल दानों के बाद जो छोटे तारे रहेंगे वो श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ बन जाएंगे, व्हाइट। और इसके बाद व्हाइट ड्वार्फ के बाद क्या बन जाएगा यही तारा, ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब ये ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा तो ब्लैक ड्वार्फ अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता। इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, 10,000 kg पर मीटर क्यूब, यानी बहुत अधिक घनत्व होता है। इसका 1 चम्मच, आधा चम्मच मिट्टी अगर ले ले इसका काला वामन का, तो हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा इसका वजन हो जाएगा, भार हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आधा चम्मच मिट्टी का भार, इस काले वामन के आधा चम्मच मिट्टी का भार हिमालय पर्वत के भार से भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। तो बहरहाल हम लोग क्या देखें कि लाल दानव के बाद छोटे तारे श्वेत वामन में बदल जाएंगे और श्वेत वामन के बाद वो काला वामन में बदल जाएंगे। काला वामन एक अदृश्य पिंड होता है, काला होता है, ये दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार ये अदृश्य पिंड बन करके अदृश्य रूप अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। अदृश्य पिंड के रूप में आकाश में विलीन हो जाएगा। इस प्रकार छोटे तारे का अंत हो गया, विलीन हो गया, गायब हो गया। अब इस तारे का अंत हो गया, छोटा तारा। और जो बड़े तारे होंगे वो लाल दानव अवस्था के बाद इस रास्ते नहीं जाएंगे, वो इस रास्ते में पकड़ लेंगे। और लाल दानव के बाद जो बड़े तारे हैं वो बन जाएंगे विस्फोटक तारा। क्या बन जाएंगे, विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा जिसको क्या बोलते हैं, अधिनव तारा या फिर सुपरनोवा स्टार। ठीक है, तो जो बड़े तारे होंगे वो क्या बन जाएंगे, इस अवस्था के बाद लाल दानव के बाद छोटे तारे इधर चले जाएंगे और श्वेत वामन और काला वामन बन के आकाश में गायब हो जाएंगे, उनका अंत हो जाएगा। और बड़े तारे इस अवस्था के बाद, लाल दानव अवस्था के बाद
अभिनव तारा में बदल जाएंगे, एक विस्फोटक तारा के रूप में, और फिर इनका विस्फोट होगा और विस्फोट के बाद ये 3 चीज़ों में बदलेंगे। या तो ये न्यूट्रॉन तारा बनेगा, या पल्सर बनेगा, या क्वेसर बनेगा। अब आप ये बोलेंगे कि क्या विस्फोट के बाद तारा तीनों चीज़ में बदल जाएगा? तो तीनों चीज़ में नहीं बदलेगा, तीनों में नहीं बदलेगा। कोई अभिनव तारा न्यूट्रॉन तारा बनेगा, और कोई अभिनव तारा जो है या सुपरनोवा स्टार है वो पल्सर बन जाएगा, और कुछ अभिनव तारा जो है वो क्वेसर बन जाएंगे। तो इससे क्या हम समझे कि विस्फोट के बाद सभी तारे, एक ही तारा तीनों चीज में नहीं बदलेगा। कुछ तारे न्यूट्रॉन तारा में बदल जाएंगे, कुछ तारे पल्सर में, और कुछ तारे क्वेसर में। कोई दिक्कत है? ऐसा नहीं ना समझ रहे कि एक ही अभिनव तारा है या एक ही सुपरनोवा स्टार है, वही ब्लास्ट किया तो उसके कई टुकड़े हो जाएंगे और एक ये तीनों बन जाएगा। ऐसा नहीं ना समझ रहे, एक ही तारा से ये तीनों नहीं बनेंगे। किसी न्यूट्रॉन तारा से ये बनेगा, किसी न्यूट्रॉन तारा से ये बनेगा, नहीं, किसी अभिनव तारा से ये बनेगा, किसी अभिनव तारा से ये बनेगा, और किसी अभिनव तारा से ये बनेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये आकाश में एक पिंड के रूप में घूमने लगेंगे और तारे का अंत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? सुपरनोवा विस्फोट या अभिनव तारा का विस्फोट के बाद ये उसका जो क्रोड है, ये अभिनव तारा का विस्फोट के बाद ये क्या है? ये इनका बीच का हिस्सा है। विस्फोट के बाद जो बीच का क्रोड है, यही क्रोड बन रहा है पल्सर या क्वेसर या न्यूट्रॉन तारा। तो आपसे पूछेगा पल्सर क्या है? तो सुपरनोवा तारा या अभिनव तारा का, सुपरनोवा तारा या सुपरनोवा स्टार या अभिनव तारा का क्रोड है। ये क्या है? पल्सर, उसका क्रोड है। क्वेसर क्या है? न्यूट्रॉन क्वेसर भी इसका क्रोड है। पल्सर भी क्रोड है अभिनव तारा का, क्वेसर भी अभिनव तारा का क्रोड है, और न्यूट्रॉन तारा जो है ये भी इसका क्रोड है जो विस्फोट के बाद बचता है। ठीक है। तो किसी अभिनव तारा का विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा क्रोड, और किसी अभिनव तारा का क्रोड विस्फोट के बाद पल्सर बन जाएगा, और किसी अभिनव तारा का क्रोड बीच का हिस्सा विस्फोट के बाद क्वेसर बन जाएगा। तो समझ गया ना? अब क्या है, ये पिंड के रूप में ये क्रोड के रूप में बच जाएंगे, और ये क्रोड काफ़ी छोटा होता है, इसलिए आकाश में बहुत तेज गति से घूर्णन करने लगते हैं। कौन? ये जो क्रोड है। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाले आकाशीय पिंड, तो आप पल्सर में लगाएंगे घूर्णन। ठीक है, बहुत तेज गति से करता है, सबसे तेज गति से। ये जो है क्वेसर, ये भी बहुत तेज गति से करता है घूर्णन। ठीक है, इसका भी घूर्णन काफ़ी तेज गति से होता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है, इसमें चमक बहुत ज़्यादा होती है, अत्यधिक चमकीला मतलब पिंड है ये। और न्यूट्रॉन तारा जो है, इसका भी भविष्य, ये या तो ऐसे ही घूमते रहेगा या फिर ये बदलाव करेगा अपने में। तो ये डिपेंड करता है कि इसका द्रव्यमान कितना है। अगर इस न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अपने ही द्रव्यमान के कारण ये अनंत काल तक संकुचित होगा, बहुत ज़्यादा समय तक संकुचित होगा, और अपने ही गुरुत्व के कर्षण के कारण संकुचित होकर ब्लैक होल में बदल जाएगा। ब्लैक होल कृष्ण छिद्र के रूप में बदल जाएगा, कृष्ण छिद्र। और हम लोग जानते हैं कृष्ण छिद्र का भी द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है और ये दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से ये भी ब्लैक होल बन के गायब हो जाएगा। ठीक है, कौन? न्यूट्रॉन तारा। अगर ये न्यूट्रॉन तारा अधिक द्रव्यमान का है तो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण अनंत काल तक संकुचित होगा और बहुत ज़्यादा घनत्व इसका बढ़ जाएगा। उसके बाद ये ब्लैक होल में बदल करके ये न्यूट्रॉन तारा आकाश में विलीन हो जाएगा। ब्लैक होल का भी घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है तो किसका होता है? ब्लैक होल का होता है। ब्लैक होल का घनत्व इतना ज़्यादा है कि ये किसी चीज़ से टकरा जाए तो उसको तहस नहस बर्बाद कर देगा। पृथ्वी से टकरा जाए तो चूर चूर कर देगा, लेकिन इसको कुछ नहीं होगा, इतना हेवी चीज़ ये है।
तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर बोलेगा कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला चीज़ ब्रह्मांड में क्या है, तो ब्लैक होल है। इससे ज़्यादा घनत्व किसी का नहीं है। तो आप लोग लगभग तारे का सारा कुछ देख लिए कि बड़े तारे कैसे अंत होगा, छोटे तारे का अंत कैसे होगा। एक बार और देख लीजिए। तो सबसे पहले सभी तारे, चाहे वो बड़े हो या छोटे, निहारिका के रूप में रहते हैं। निहारिका का मतलब विरल हाइड्रोजन के गैसीय पुंज, यही निहारिका है। तो सभी तारे इस अवस्था में, निहारिका अवस्था में रहेंगे। इसके बाद इनका संघनन होगा, इनके विरल हाइड्रोजन का संघनित होकर के ये संघनित होकर ऊर्ट बादल में बदल जाएंगे। फिर ये ऊर्ट बादल काफ़ी बड़ा हो जाएगा जब, तो इसमें संकुचन होगा और संकुचन के बाद ये सिकुड़ करके आदि तारा का रूप लेगा। उसके बाद भी इसमें संकुचन होता रहेगा, उसके बाद ये तारा का रूप ले लेगा। यहाँ पर एक तारे का जन्म हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, उसके बाद भी तारा अपना रूप बदलेगा। कब? जब इसका ईंधन खत्म होने लगेगा। ईंधन इसका ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। तो ईंधन खत्म होने लगेगा जब 95% से ज़्यादा ईंधन, जब 95% से ज़्यादा ईंधन खत्म हो जाएगा तब ये अपना रूप बदलेगा। ठीक है, ईंधन खत्म होने लगेगा और 95% से ज़्यादा खत्म हो जाएगा तब ये अपना रूप बदलेगा। और ये रूप बदल करके, और रूप के साथ रंग भी बदलेगा। तो रंग ये लाल कर लेगा और रूप या आकार को काफ़ी विस्तारित कर लेगा। तो इसको बोलेंगे फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो लाल दानव तारा में बोलेंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर तारा जो है वो द्रव्यमान में कम है या भार में कम है, छोटा तारा है, तो इस रास्ते जाएगा। और अगर बड़ा तारा है तो इस रास्ते पर जाएगा और अंत हो जाएगा। ठीक है, छोटा तारा का इस रास्ते से अंत होगा, श्वेत वामन, काला वामन, उसके बाद ये आकाश में गायब हो जाएगा छोटा तारा। और बड़ा तारा इस रास्ते से जाएगा, लाल दानव के बाद वो सुपरनोवा स्टार या विस्फोटक तारा बन जाएगा, अभिनव तारा। उसके बाद इसमें विस्फोट होगा, फिर इसके क्रोड बचेंगे जो न्यूट्रॉन तारा, पल्सर या क्वेसर के रूप में आकाश में घूमने लगेंगे और तारे का अंत हो जाएगा। अगर न्यूट्रॉन तारा बहुत ज़्यादा द्रव्यमान का हुआ तो ये न्यूट्रॉन तारा का संकुचन होता रहेगा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण, और ये बहुत ज़्यादा संकुचित होकर ब्लैक होल बन जाएगा और आकाश में विलीन हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, अभिनव तारा के बाद तारा 4 चीज़ में बदल सकता है। या तो वो न्यूट्रॉन तारा में रहेगा, या पल्सर में रहेगा, या क्वेसर में रहेगा, या नहीं तो कृष्ण छिद्र में बन जाएगा। इन चारों में बदलने के बाद तारा का अंत हो जाएगा। अब इन चारों में क्या बनेगा? सब तारा नहीं बनेगा चारों, एक ही तारा चारों नहीं बनेगा। कोई इसमें रुक जाएगा, कोई ये बन जाएगा, कोई पल्सर में बदलेगा और कोई ये में बदलेगा। ठीक है, इस पल्सर के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो पल्सर है ये भी कुछ अलग नहीं है, ये भी एक प्रकार का न्यूट्रॉन तारा है, एक प्रकार का न्यूट्रॉन तारा ही है। न्यूट्रॉन तारा ये भी एक प्रकार का न्यूट्रॉन तारा है। और ये क्वेसर क्या है? ये भी इस सुपरनोवा विस्फोट का क्रोड है जिसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक चमकीला होता है। इसका फुल फॉर्म होता है, पहले हम क्वेसर लिख देते हैं, क्वेसर, QUASAR, क्वेसर। क्वेसर का फुल फॉर्म क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स, क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स, क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो लगभग आपको हम बता दिए कि तारे कैसे शुरू होंगे और किस किस तरह से इनका अंत होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, एक चीज़ बताना बचा हुआ है, वो है आपका चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा ये क्या है? तो इसके बारे में अच्छा से समझ लीजिए। हम लोग ये पढ़े कि जो छोटे तारे हैं वो इस रास्ते से जाएंगे। कितने छोटे? तो सूरज के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम, और जो सूरज के द्रव्यमान से 1.44 गुना से अधिक होंगे वो इस रास्ते जाएंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं, देखिए, सूरज का द्रव्यमान लिख लेते हैं m, ये मास हो गया किसका? सन का। सूरज का मास सन का हुआ, इसका कितना गुना? 1.44, इसका 1.44 गुना।
इससे अगर कम हो जाएगा द्रव्यमान किसका, स्टार का, मास किसका लिख लेते हैं, मास स्टार, ठीक है। ये क्या लिखे हम, स्टार का मास। ये स्टार का मास क्या दिखा रहे हैं, तो सूरज के द्रव्यमान से 1.44 गुना से क्या है, ये कम है। किसका द्रव्यमान, इस तारे का द्रव्यमान, इस स्टार का द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम है या फिर बराबर है। तो ये एक सीमा है, ये एक सीमा लाइन है, ये जो ये क्या है, एक लाइन है। ये हम ले लिए 1.44 गुना, इससे कम या अधिक। तो इससे अगर 1.44 गुना, इसको ऐसे मिटा लीजिए, यहाँ से ऐसे समझिए अभी इतना, इस सूरज का द्रव्यमान का 1.44 गुना से कम हुआ, ये 1.44 गुना ये लाइन है 1.44, देखिए यहाँ पढ़ा रहा 1.44 वाली लाइन ये है। इससे जो कम हुआ वो इस रास्ते जा रहा है, और इस 1.44 गुना से अधिक हुआ सूरज के द्रव्यमान से तो इधर जा रहा है। तो ये जो बीच का हो गया लाइन, ये एक सीमा रेखा को बता रहा कि इससे कम वाले इधर, इससे ज़्यादा वाले इधर। तो ये एक सीमा है, लिमिट है, लिमिट है ना, ये बता रहा है इससे कम इधर जाएंगे, इससे ज़्यादा इधर जाएंगे। तो यही लिमिट जो है इसी को बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। ये कौन सी लिमिट है, तो सन का द्रव्यमान इसका 1.5 गुना से कम वाले ऊपर जाएंगे और इस द्रव्यमान के 1.5 गुना से अधिक वाले नीचे के रास्ते जाएंगे। तो ये जो सीमा बता दिया, ये सीमा 1.44 यही कहलाता है चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। यही है चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट, सीमा या लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट। लिमिट, इस चंद्रशेखर लिमिट की खोज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नाम के साइंटिस्ट ने की थी, जिसके लिए उन्हें 1983 का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी दूसरे दिन